नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुत बढ़िया खुशखबरी है। पहले लोगों को लगता था कि इस कोरोना की चपेट से हम लोग नहीं निकल पाएँगे, लेकिन अमेरिका की एक बड़ी खबर ने सबको बहुत खुशी का माहौल बना दिया है। अमेरिका हो गया है मास्क मुक्त, यानी कि अब उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स हैं और हम बात करेंगे कि भारत कब होगा मास्क मुक्त। हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव सूद हैं, फाउंडर हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जी सर। डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं और देवराज जी हैं जो राव हैं राजस्थान से। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में सर। नमस्कार। जी। राजीव सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका मास्क मुक्त हो गया, अब भारत कब तक हो पाएगा मास्क मुक्त? देखिए, यूएस का जो है, अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने ये बोला है कि जितने लोग आपके वैक्सीनेटेड हैं, फुल वैक्सीनेशन हो गया जिनका, फाइजर से हो गया है या मॉडर्ना से हो गया है, जिनकी 2 डोज लग गई हैं और 14 दिन ऊपर हो गए हैं, या फिर जिनका J&J की जो वैक्सीन है उससे 1 डोज लग गई है और 14 दिन हो गए हैं, उन लोगों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वहां पे जो प्रेवलेंट स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन वहां पे प्रेवलेंट है, म्यूटेशंस हो रही हैं वायरस में। इंडिया में जो म्यूटेशंस है उसके बारे में आप पढ़ ही रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो इस टाइम प्रेवलेंट स्ट्रेन है यूएसए में, उसके हिसाब से वो स्ट्रेन इस वैक्सीन से कंट्रोल कर लिया गया है और एडिक्वेट नंबर ऑफ वैक्सीन लगा दी गई हैं, जिससे कि आपका वहां पे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ वो चल पड़े हैं। और जब आपको एक बार हर्ड इम्यूनिटी हो जाती है, जब आपके 70-80% लोग आपकी आपकी सोसाइटी में वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेते हैं प्रेवलेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट, और ट्रायल्स का स्टेज भी पूरी हो जाती है, तो उसको ये बोला जाता है कि अब आप लोग सेफ हो गए हैं। और पेंडेमिक जब डिक्लेयर होता है वो भी एक कुछ क्राइटेरिया, और अब पेंडेमिक को एक तरह से इनडायरेक्टली यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया कि ये उनकी कंट्री में तो अब कंट्रोल में आ गया है। तो ये वाली सिचुएशन आने के लिए आपको इम्यून प्रोटेक्टिव करना पड़ता है, इम्यूनो प्रोटेक्टिव अपनी पॉपुलेशन को। और उन लोगों ने इतना जबरदस्त वैक्सीनेशन अभियान किया कि करोड़ों वैक्सीन की डोजेस तो उनके पास स्टोर में पड़ी हैं अभी, और इसलिए वो लोग ये कर पाए। और ये करना एक कंट्री के लिए, यूएसए वाली जैसी कंट्री के लिए, उनके रिसोर्सेज के साथ थोड़ा सा भारत के कंपैरिजन में आसान था। भारत की जो पॉपुलेशन है वो सब मिला के आप यूरोप को भी मिला लें और यूएस को भी मिला लें और कई कंट्री को मिला लें, उसके बराबर है। तो एक बड़ा टास्क था, पर ऐसा है कि हमको ये टास्क पहले से पता था, और उसको अगर हमको साथ के साथ करना था यूएस के एट पार, तो हमको बहुत ही ज्यादा इसमें एग्रेशन की जरूरत थी, जिसको शायद हम लोगों ने थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया। जी, थोड़ा-सा मिसमैनेज हो गया। डॉक्टर सत्य प्रकाश हैं, हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर सत्य प्रकाश, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि लाशें तैरती हुई आ रही हैं, जिस तरीके से देखने को आ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, उस हिसाब से आपके अनुकूल क्या लगता है कि ये कब तक हमारा देश भारत मास्क मुक्त हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश? देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आज हमारे पास ऑक्सीजन ना हो, आज हमारे पास एडुकेट मेडिसिन ना हो और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, परंतु ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर यूएसए और इजराइल जैसे जो देश है वो मास्क मुक्त हो चुके हैं, तो हम बहुत जल्दी भारत के लोग भी मास्क मुक्त होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये इम्यून डेवलपमेंट का जो जो एक इशू है वो भारत के अंदर अगर फैल जाएगा और जो जनता जागरूक हो जाएगी, तो हम बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब आप सवाल आता है कि क्या कारण है कि हमारे पास आईसीयू बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन की कमी है। देखिए, इसका जो मेन कारण है भारत के अंदर वो कालाबाजारी है, और कालाबाजारी, अगर हम कालाबाजारी पर कंट्रोल कर लेंगे, आप देखिए जैसा दिल्ली के अंदर पुलिस ताबड़तोड़ छापे मार रही है और हजारों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद कर रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आज जो है जो कोरोना पॉजिटिव का जो रेशियो डाउन आया है।
और ये बहुत ज्यादा डाउन आया है। और ना केवल दिल्ली में, पूरे भारत में अब जो ये कोरोना की जो डेथ है वो अनकंट्रोल्ड नहीं है, यानी कि अब जो है कंट्रोल्ड है कहीं ना कहीं। दूसरी बात जो आपने सवाल की, कितनी लाशें मिल रही हैं, देखिए लाशें मिलना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों की अज्ञानता का भी कारण है, क्योंकि जी, उन्होंने जब शुरू में ही अगर वो कोरोना का पता लगा लें और उस पर काम करना शुरू कर दें और मेडिसिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स अगर वो लेना शुरू कर दे, तो शायद इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। परंतु कहीं ना जी, कहीं जनता के अंदर जागरूकता की कमी सरकारों के कारण रही, और सरकारों जी, का भी ढुलमुल रवैया रहा कि सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस पैंडेमिक सिचुएशन को भी इग्नोर किया, क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। और पूरी दुनिया के अंदर आज के इंडिया की इमेज है कि पॉलिटिकल जो इनके एम्बिशंस हैं उसके कारण जो है इन्होंने अपनी इमेज बनाने के चक्कर में ही चूजन हिज ऑन इमेज कंपेरेटिवली इंडियन इमेज। तो भारत की इमेज को खराब कर दिया गया इन पॉलिटिकल एम्बिशंस ने। पर बहुत जल्दी हम सभी चीजों को कंट्रोल करेंगे और भारत फिर से अपना परचम लहराएगा। जी। डॉक्टर देवराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर कालाबाज़ारी हो रही है दवाइयों की, एम्बुलेंस के मनमाने अपने मुनाफ़े मुताबिक एम्बुलेंस के रेट भी लिए जा रहे हैं। जब इस पे कंट्रोल नहीं है सरकारों का, तो क्या लगता है कि देश के इतने बड़े कोरोना से किस तरीके से लड़ पाएँगे? देखो, कालाबाजारी तो जब से कोरोना आया है, ये सेकंड वेव, तब से ही अपन देख रहे हैं। पहले ऑक्सीजन की, ये एम्बुलेंस वाला जो हुआ है, अभी एक जो जो अपने पेशेंट्स इसके लंबे टाइम तक रहे इसमें हॉस्पिटल में, उनमें एक ब्लैक फंगस नाम का आपने सुना होगा, मीडिया में काफी चर्चित है। जी, बिल्कुल। उसके उसकी जो मेडिसिन है ना, उसकी भी कालाबाजारी चालू हो। जयपुर से फोन आता है कि इंजेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब वो जी, दवाई बाजार से गायब है। अब गई कहाँ है ये, अब सरकार पता करे। तो ये चीजें कालाबाजारी तो अपने को है। एम्बुलेंस, अब आपको पता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के इलाकों में बिल आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। तो जी, अब सरकार को ये पता करना चाहिए कि ये कौन लोग क्या है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट अब एक्शन ले रही है। तो आपको रिजल्ट भी सामने दिख रहे हैं। बाकी जी, ये नो मास्क पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दो कंट्री है अपने बड़े, एक तो यूएसए और एक इसराइल। यहाँ से न्यूज आई है कि वहाँ लोगों ने नो मास्क, मतलब मास्क जरूरी नहीं है आपके जी, लिए, ये सिर्फ है ओपन स्पेस के लिए। जी, वहां पे अभी भी वहां जी, पे क्लोज गैदरिंग जहाँ हो रही है ना, जैसे आप किसी स्टोर में हो, या कहीं आप किसी मॉल में गए हो, या कोई आपका कोई धार्मिक फंक्शन है, या कोई परेड, तो वहां तो मास्क लगाना जरूरी है। ज़रूरी है। प्लस जी, ये इन देशों में होने का कारण ये है कि उन लोगों ने जो वैक्सीनेशन ड्राइव को बड़ा एकदम अपना स्पीड रखा। इसराइल ने लगभग अपनी 56% पॉपुलेशन को 2 डोजेज दे दी और 60% पॉपुलेशन को 1 डोज दे दी है। यूएसए जी, में मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है उनको उन्होंने 1 डोज या 2 डोज जो भी है दे दी। अब इसमें जी, एक चीज होती है कि हार्ड इम्यूनिटी का, जैसे सर ने बताया, हार्ड इम्यूनिटी हो जाती है ना। जैसे जो कोविड जी, 19 इसके लिए होता है कि जब 60 to 75% लोग, जी, जब उनमें हार्ड इम्यूनिटी आएगी। अब हार्ड इम्यूनिटी दो तरीके से आती है, या तो उसको अर्लियर इन्फेक्शन हो रहा है उससे आ रही है, या वैक्सीनेशन से आ रहा है। इस जी, मामले में अपने आप देखो, अपनी पॉपुलेशन को 60% भी अपन लें तो वो होती है 80 जी, करोड़। 80 करोड़ लोगों जी, को जब सेकंड डोज लग जाएगी और 15 दिन बाद में, तो भारत जी, की, तो अभी अभी के जो 13 तारीख के डाटा ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 करोड़ 90 लाख 92 लाख लोगों को ही सेकंड डोज लगी है, जी, और 13 करोड़ 90 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लगी है। तो अभी कहें तो दिल्ली बहुत दूर है। जी, पर जैसा कि आपको पता है कि मास्क है ना, कोविड जी। के पर्सन टू पर्सन स्प्रेड में बहुत रोकने में एक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ये है कि इसको अपन काम में ले रहे हैं ले और लेना सकते हैं, जी। चाहिए। अभी अभी डॉक्टर अपना राजीव सूद, कंसर्न मैं ये आपसे हमारा, जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने भी कहा और डॉक्टर देवराव ने भी कहा कि मास्क तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि अमेरिका के अंदर अधिकतर वैक्सीन सबको लग गई है, तो क्या लगता है कि भारत के अंदर वैक्सीन कब तक लग पाएगी सबको? और जैसे अभी एक केजरीवाल का स्टेटमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था कि इस हिसाब से तो 2 साल लग जाएँगे वैक्सीन को, तो इसके बीच में कितनी लहर आएँगी और कितनी चली जाएँगी। क्या कहने चाहेंगे डॉक्टर सूद? देखिए, अभी एग्जांपल दिया गया यूएसए का, जिसकी पॉपुलेशन इंडिया से 1/6 है। आपने जी, इसराइल का दिया एग्जांपल, वो तो 1 करोड़ लोग हैं, वो तो जी, दिल्ली हमारी 3 करोड़ है। तो जी, ऐसी जगहों पे वैक्सीनेशन को शुरू करना, कंप्लीट करना रिलेटिवली आसान होता है। और जी, इसमें हमको 1 साल लगा वैक्सीन की वेट करते हुए उसको बनाने में,
इसमें थोड़े से फ्लॉज आए जिसको अभी रियलाइज किया जा रहा है, या वो इसको चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर गवर्नमेंट पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा, चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो। हम दिल्ली में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमको पहले से पता था कि हमारे लोग कितने जिनको वैक्सीनेशन, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन बताई कि 70-80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। तो क्या हमको ये 4 महीने पहले नहीं मालूम था कि हमको 70-80 करोड़ के लिए उससे डबल डोजेस चाहिए होंगी? हम लोगों ने इंडिया में वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया? मैं थोड़ा सा डॉक्टर गौतम से, जो उन्होंने कहा कि सरकारों ने किया या सरकारों के बाद जो इन्होंने किया काला बाजारी, वो एक फैक्टर है। काला बाजारी जो है वो तो हर चीज में हो जाती है। आप यहाँ पे कर्फ्यू लगा दें, आप कहीं दंगा हो जाए, वहां भी काला बाजारी हो जाती है। ये हमारा कैरेक्टर है, हमारी कंट्री के अंदर करप्शन में हम बहुत अच्छे पायदान पे नहीं है वर्ल्ड में, हम बहुत नीचे आते हैं करप्शन के अंदर। हम न्यूजीलैंड या ऐसी कंट्रीज के बराबर नहीं है ईमानदारी में। तो ये बात अलग है कि ये तो एक गिद्धों का या वल्चर का बिहेवियर है कि आप एक किसी की जान, एक गिद्ध भी होता है वो एक आदमी को मरने की वेट करता है कि मरने के बाद उसको नोचेगा। यहाँ तो लोग पहले ही तैयार बैठे हैं। तो काला बाजारी तो कोई डाउट नहीं है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर मैं आपको बात बताऊं कि ये हमारा सिस्टम का फेलियर तो पहले से ही था और वो एक्सपोज हुआ है। ये हमारी महामारी ने सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई वो चलता है ना देश, तो वो चलता है डेमोक्रेसी से या ऑटोक्रेसी से। हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारे फोर फादर्स ने हमारा विजन देखा था इंडिया का, वो ये था कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव वो चलाएंगे और जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनको असिस्ट करेगी। अभी तो और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, ये तो इंदिरा गांधी के टाइम, अगर आप लोगों को कुछ याद होगा, उन्होंने भी ये कहा था कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को टेक्नोक्रेट्स को हेड करवा दिया जाए। और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो नहीं माने। और उसके बाद ये हमारे जो पर्सनल के स्टेट मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन लोगों को मालूम है उनको पता होगा कि उन लोगों ने को नहीं होने दिया। और टेक्नोक्रेट्स जो है अपना जो ये प्रॉब्लम्स है उनको नहीं सॉल्व कर पाए। ये सिस्टम का फेलियर है, ये ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटिंग सिस्टम का फेलियर है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने काम करवाना था ब्यूरोक्रेसी से, वो अब ब्यूरोक्रेसी के कहने पे काम करते हैं। और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका दूसरे पायदान पे उनको रख दिया, उनको सिर्फ मीटिंग्स की तरह इस्तेमाल किया गया। अब आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि इस सारे सिस्टम का जो मैनेजमेंट है, उसके अलावा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए किसी भी चीज के लिए, मेडिकल फील्ड में नहीं, किसी भी चीज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद आपको मैन पावर चाहिए और उसके बाद आपको ऑनेस्टी तो चाहिए, वो तो एक फैक्टर है हर स्टेज के ऊपर। और उसके बाद आपकी पॉलिसीज चाहिए कि आपने क्या पॉलिसीज बनाई है, विजन चाहिए। अब ये विजन तो आपके पास था ना कि आपको, आप कह रहे हैं वैक्सीन आई जी, आपने स्टेटमेंट दी, आपके बड़े बड़े लीडर्स ने पूरे इंडिया में स्टेटमेंट दी कि वैक्सीन आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। पर वैक्सीन 80 करोड़ लोगों को लगानी है, ये भी तो पहले से पता था। हम लोगों ने वैक्सीन का ऑर्डर तक प्लेस नहीं किया। आज आप कोविशील्ड बोलते हैं या कोवैक्सीन को बोलते हैं, आप कोवैक्सीन इंडिया में बनी, वायरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इसका डेवलपमेंट हुआ। ये प्योरली इंडियन वैक्सीन थी, पर उसकी कैपेसिटी कितनी थी ये तो देखा ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने जितने 17-18 करोड़ इंजेक्शन लगाए, उसमें कोवैक्सीन का हिस्सा तो 2 करोड़ है। और उन्होंने हाथ कर दिए कि हम इतनी तेजी से नहीं बना पाएंगे कि पूरी इंडिया को कवर कर लें। और उसके बाद आपने बोला कि ये किसी और को नहीं बनाने दे रहे, चाहे वो केजरीवाल हो या कहीं हो, उन्होंने बोला कि ये नहीं बना दे रहे। उन्होंने बोला बना लो, BSL 3 टाइप लेवल की लैब चाहिए, आप बना लीजिए। पर आप कब बना पाएंगे? और जहां तक कोविशील्ड की बात है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो पूना वाला है, वो तो लंदन में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को खतरा है। और मेरे को खतरा है, बिल्कुल। और अब आप ये देखिए कि उन्होंने किया क्या।
पूना वाले ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जब ये एस्ट्रा की वैक्सीन बनी तो इंडिया को जब उन्होंने बनवाने के लिए एक एग्रीमेंट किया पूना वाला से, सीरम इंस्टीट्यूट से, उन्होंने बोला कि मैं 10% रख लूंगा इंडिया के लिए। 10% उन्होंने विदहोल्ड कर ली, उसका भी ऑर्डर नहीं दिया गवर्नमेंट ने, उनको खरीदने का ऑर्डर नहीं दिया। और उसके बाद सडनली आप बोलें कि आप बनाना शुरू कर दिए, वो तो कमिटेड है 90% बाहर भेजने के लिए, उनको तो बना बाहर भेजनी है, उनका एग्रीमेंट है। आपके पास जो अपनी वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन है, जब ये नहीं अवेलेबल हो रही तो WHO ने 8-9 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, तो आप सबको अप्रूव कर देते शुरू से। स्पुतनिक जो है वो पहले से आई हुई है आपके पास, उसको आपने लगाने नहीं दिया, अब शुरू किया कल लगाना। और उसके बाद वो कब उसकी डोजेज बनेगी, वो कहते हैं 8 से 12 महीने में हम डोजेज दे पाएंगे आपको 12-13 करोड़। तो इतनी डोजेज आपको 8-9 महीने, आप क्या तीसरी वेव की इंतजार करेंगे? तो इस तरीके से फेलियर जो हुआ है हमारा बेसिकली टोटल ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है। इसमें सरकारों की सबकी इंटेंशन अच्छी है, चाहे वो दिल्ली की हो या हरियाणा की हो या सेंटर की हो, मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, पर जो हमारे यहाँ पे डोमिनेंस है वो जो है उन्होंने डॉक्टर्स के हाथ से अपने हाथ में जो ले लिया, ये एक बहुत बड़ा गलती है। और इसको आप ये देखिए कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं वो 200 बार चेंज हो चुकी हैं एक साल में। आपके वैक्सीन के शेड्यूल्स चेंज हो रहे हैं रोज, ये कौन कर रहा है? तो इस सबको उनको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। और एक बड़ा अहम सवाल है डॉक्टर सूद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार कोविड के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं और वैक्सीन के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं। लोग आज तक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वैक्सीन से भी सेफ हैं, क्योंकि जिन्होंने दूसरा टीका तक लगवा लिया उनकी भी मौतें बहुत ज्यादा आंकड़े दिखने में मिल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, जितनी भी वैक्सीन अप्रूवल हुआ है ये आपके फास्ट ट्रैक पे अप्रूवल हुए हैं, और इसके अंदर सेफ्टी तो देख ली गई है कि ये वैक्सीन सेफ है। एफिकेसी टाइम बताता है, और एफिकेसी के ये पैरामीटर थे कि आपकी एंटीबॉडी कितनी बनी, और उसके हिसाब से ये माना गया कि कोई वैक्सीन का देखा गया 70%, किसी का 90% ये एफिकेसी है। एफिकेसी मतलब उनमें ताकत एंटीबॉडी बनाने की, और ये देखा गया कि ये बन रही हैं सारी वैक्सीन इफेक्टिव हैं जो अप्रूव हुई, फास्ट ट्रैक अप्रूवल हुए इनके, और जो इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं वो तो देखना पड़ेगा टाइम के साथ। पर जहां पे वैक्सीन लग रही है, कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि उन सेंटर्स पे जाके इन्फेक्ट हो गए हैं, वहां पे भी भीड़ है, कई सेंटर्स पे वैक्सीन लगाने के लिए मारामारी है, और वहां पे भी सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, मास्क चाहिए। आप वैक्सीन लगाने के बाद कहते हैं उनको आधा घंटा 1 घंटा वेट करें, हो सकता है वो एटमॉस्फेयर कैसा है, ये सब फैक्टर्स तो आने वाला टाइम बताएगा। पर वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इतना लंबा करेंगे कि 1 साल में सबको लगाएंगे तो 1 साल में तो और म्यूटेंट्स भी आ जाएंगे, म्यूटेशंस हो जाएंगी वायरस में, 1 या 2 म्यूटेशन हर महीने होती है, और हो सकता है ऐसा म्यूटेशन आ जाए जो वैक्सीन काम ही ना करे उसके ऊपर। इसलिए हमको वैक्सीन का टेंडर तो अब ग्लोबल टेंडर तो स्टेट लेवल्स पे शुरू हो ही गए हैं। ये कंट्रोवर्सी भी है कि सेंटर को एक कॉमन टेंडर करना चाहिए या स्टेट्स को करना चाहिए, पर जो भी करना है ये तो पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो भी करना है वो जल्दी करें, वैक्सीनेशन जल्दी करा जाए। अगर हम इजराइल से डॉक्टर सूद, मैं आपसे एक सवाल यहाँ पे रखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा आप उसको भी छोटे से जवाब दें कि जिस हिसाब से वैक्सीन लग रही है, क्या लगता है कि ये कब तक लग पाएंगी पूरे भारत को? देखिए, ये तो बहुत ही स्लो है, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है। अभी कोवैक्सीन तो आपको 28 दिन में ही लगानी है, दूसरी ज्यादा से ज्यादा आप 1-2-3 हफ्ता वेट कर सकते हैं। कोविशील्ड में अभी रिलैक्सेशन दे दिया गया यूके की स्टडीज देख के कि चलो आप 3 महीने में भी लगा लो सेकंड डोज, तो हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जब और वैक्सीन अवेलेबल होंगी ज्यादा कवरेज हो जाएगी। पर जो हिसाब चल रहा है उससे 6 महीने से पहले वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, जिस परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जैसे इजराइल में 1 करोड़ लोग हैं, उनको तो आप कवर कर ही लेंगे,
और अगर आपके 5वां हिस्सा या 6ठा हिस्सा यूएसए में है वो भी कवर कर लेंगे। आप जितना यूएसए में काम हुआ है उससे आपको 6 गुना ज्यादा काम करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन प्रोक्योर करके और इसको लगानी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जितनी भी 8-9 वैक्सीन हैं, जो भी वैक्सीन है उनको जल्दी से जल्दी मंगवा के और वैक्सीनेट कर देना चाहिए लोगों को। जी, डॉक्टर देवराव, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। तमाम मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये जो वैक्सीन भारत की है पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी दी जा रही है। क्या लगता है कि इस महामारी के दौर के अंदर जो कई हजारों करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारों के पास आ रहा है और जिस तरीके की आर्थिक मदद भी आ रही है, तो क्या ये वैक्सीन फ्री में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जिस तरीके से इसके ऊपर भी जीएसटी लगकर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे देवराव? देखो, वैक्सीन यदि सबको लगवानी है तो सरकार को इसको फ्री भी करना है और ये टैक्स जो लग रहे हैं इससे भी एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी आपके माध्यम से सबको यही कहना है कि आपको जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो रही है, जब भी आपका नंबर आ रहा है, आप सबको जाके वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने से आप अपने परिवार वालों का और सोसाइटी का सबका अपन भला कर रहे हैं। तो वैक्सीन को लेके कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रखना है और सारी वैक्सीन सही है। वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से भी रोक सकती है। इन्फेक्शन हो गया तो माइल्ड होगा, आपके हॉस्पिटल स्टे के दिन कम हो जाएंगे और बाकी जो भी आपको परेशानी है उससे भी अपने को, जो अपना पेशेंट हॉस्पिटल, कोई घर से कोई बीमार हो गया हॉस्पिटल में तो सारा परिवार वैसे हो जाता है, तो उस हिसाब से उससे भी अपने को एक रिलीफ है इसमें। तो सबको प्रमोट करना, वैक्सीन को लगवानी है, डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसे वैक्सीन सबको लगवानी है, मैं आपसे जानना चाहूंगा सरकारों के हालातों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वह मन की बात दिल की बात तो करते हैं, लेकिन इस वक्त जैसे बेड गायब हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उस हिसाब से मोदी जी के स्टेटमेंट भी नहीं आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये फेलियर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का ना होकर पॉलिटिकल फेलियर भी है। अगर आप मुझसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि अगर ये सरकार पूरी दुनिया में किसी भी देश में होती तो वो नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देती, क्योंकि और इस्तीफा देने का कारण ये था कि लाखों पहले से इन्हें ये बात पता थी कि चीजें वर्स होने वाली हैं, सेकंड वेव आने वाली है। उसके बाद भी इलेक्शन का प्रोपेगेंडा और अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और अपने हवाई जहाज और अपने जो रेलियां हैं, इन सबसे ज्यादा ये सिचुएशन वर्स हुई है। दूसरी बात, आज आप देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को इन्होंने एसेंशियल सर्विस माना है, जबकि मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज को एसेंशियल सर्विस नहीं मानते। अगर ये मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज मानते तो जितने भी, मैं आपको एक बात बताऊं कि काला बाजारी का जो हम दोष हैं, हम ना तो किसी वर्ग को दे सकते हैं, ना ही दुकान को दे सकते हैं, किसी को भी। अगर सरकार चाहे तो सारे हेल्थ सिस्टम का नेशनलाइजेशन जिस दिन कर देगी, जिस दिन नेशनलिज्म कर देगी, राष्ट्रीयकरण कर देगी, उस दिन इसके अंदर से सारा का सारा जो काला बाजारी है वो खत्म हो जाती। परंतु सरकार ने जानबूझ के नहीं किया। आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में जो बेड है उनकी बोली लगी। सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स बिना पीपीई किट के भी उन्होंने कोरोना के पेशेंट्स को देखा। वो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर रहे। आज देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में एक अंतर यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक व्यक्ति की अप्रोच उसी व्यक्ति की अप्रोच हो सकती है जिसके पास पैसा भी है, अप्रोच भी है। लेकिन सरकारी के अंदर तो हमने ये देखा कि वहां इवन जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबके पास प्रॉपर इक्विपमेंट तक नहीं थे। दूसरी बात कि जब नेशनलाइजेशन करने की बात है, क्यों सरकार नहीं कर पाई? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन दोनों इसमें मिले हुए हैं और इन दोनों को पता है कि जितने लोग मरेंगे इनके मन में डर होगा, इनके मन में डर होगा तो शांत बैठेंगे तो पॉलिटिकल चेंज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि ये जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, कभी 56 इंच की बात करते हैं, कभी दूसरे की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि हमने 172 देशों को वैक्सीन सप्लाई की। अरे आपने 172 देशों को जिनको वैक्सीन सप्लाई की तो आप डूब मरो जब आपके भारत के खुद के लोगों को आप वैक्सीन नहीं दे रहे। जब ये यूएसए से एक ट्रीटी करते हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जो मेडिसिन की टैबलेट जब ये सप्लाई करते हैं यूएसए को, सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशनशिप दिखाने के लिए कि हमारे
हमारे ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो उस वक्त इनके सामने फोर्सिबिलिटी नहीं थी। और जो सरकार के अंदर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, ये फेलियर उनका भी था, क्योंकि आप ये देखिए कि किसी भी सरकारी अधिकारी ने, जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं, अपने जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। किसी भी पॉलिटिशियन ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया। और आज जो भारत की जो प्रायोरिटी है वो वैक्सीनेशन नहीं है। आज जो भारत की सरकार की जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विक्टा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो दिन रात उन्होंने टारगेट किया है। अगर भारत सरकार ये टारगेट करती कि दिसंबर 2022 तक हम वैक्सीनेशन कर लेंगे, तो हो सकता है कि हम भी ये खुश होते हैं कि ठीक है, ये पॉलिटिकल नहीं है। परंतु सरकार ने जो डेडलाइन तय की वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर लगभग 4 से 5,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। और इस पैंडेमिक का सबसे एक मैं अनछुआ पहलू बता दूं कि हम इन्वायरमेंट की बात नहीं करते। हम कोविशील्ड की बात करते हैं, हम कोवैक्सीन की बात करते हैं, पीपीटी किट की बात करते हैं, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम आईसीयू बेड की बात करते हैं, पर इन सब में हम इन्वायरमेंट को भूल गए, जो नेचुरल एक इम्यूनिटी बूस्टर था। उस इम्यूनिटी बूस्टर को कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत लंबा समय भी लगेगा कि अगर हम इन्वायरमेंट को चेंज करने की बात करें और अपनी हवा पानी की बात करें, अपना सेंट्रल सिस्टम को डेवलप करने की बात करें, परंतु इन चीजों की हम बात नहीं करेंगे। सरकार का पूर्ण रूप से फेलियर है। अगर देखिए इस मामले में मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी पिछली सरकार और वर्तमान सरकार, इन दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करता, ना पिछली सरकार ना वर्तमान सरकार का। क्योंकि अगर ये सरकारों की बात होती तो इनका विरोध जो है पार्लियामेंट में भी हो सकता था, इनका जो विरोध है वो घर बैठ के भी हो सकता था, इनका विरोध पॉलिटिकल लेवल पे भी हो सकता था। परंतु जो पॉलिटिकल मुद्दे इन्होंने चूज किए, उन मुद्दों की ये बात करते हैं, वैक्सीनेशन की और इंडियन सिटीजन्स की कोई बात नहीं करता। क्योंकि जब वैक्सीनेशन की बात है, प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ सर्विसेज की बात है, हेल्थ फैसिलिटीज की बात है, तो ये ब्यूरोक्रेसी का भी फेलियर है, पॉलिटिकल सिनेरियो का भी फेलियर है, और सबसे बड़ी बात जो ये पॉलिसी मेकर्स है, इनका भी फेलियर है। जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता, या बीजेपी के नहीं, तमाम जो नेता स्टेटमेंट देते हैं कि आप गोबर का लेप लगाएं, आप मूत्र का करें, तो ये सब किस नजर से देखते हैं आप? और भी रामदेव ने आकर भी बताया कि भैया ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत नहीं है, आप अनुलोम विलोम करें। तो जो कोविड के पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन लगी हुई है, तो क्या इससे जो मौतें हैं वे बढ़ नहीं सकती? क्या इस तरीके के स्टेटमेंट जो लोग देते हैं उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या कहना चाहेंगे एक डॉक्टर की नजर से? देखिए, रामदेव जैसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे मेडिकल प्रोफेशन को डिफेम किया है। वो ये चाहते हैं कि हमें फेक पब्लिसिटी मिले। इससे पहले भी बाबा रामदेव कोरोनिल लाए थे, जिसके बारे में इन्होंने ये कहा था कि ये जो है ये WHO अप्रूव्ड कोरोनिल दवाई है, जो कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। और उसके बाद में अब ये ऑक्सीजन की बात लेके आ जाते हैं, और एक तरफ गोबर की। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सुरेंद्र जी, कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कभी भी प्रावधान होता तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इस बाबा रामदेव को जो ये बात गोबर की करते हैं या गोमूत्र की बात करते हैं, इन सभी को जेल में डाल दिया जाना चाहिए था। परंतु ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है। क्योंकि जब हम भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहती है कि वी विल इंक्रीज द साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग्स द इंडिया, हम भारत के अंदर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे। परंतु यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट ना होके ये गोबर टेम्परामेंट जो ये बढ़ा रहे हैं, एक विशेष मानसिकता से ग्रस्त होके। और जब ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरी हुई है, और ये इनका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं, ये भारत के उन लाखों करोड़ों मेडिकल ऑफिसर्स के ऊपर यह ब्लेम है कि आप इनकम्पिटेंट हो और मैं कम्पिटेंट हूं। और यकीन मानिए कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था भी अपने डॉक्टर्स को, अपने नर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा रामदेव जैसे कोई भी ऐरे गैरे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेती। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़े अजूबे जो है भारत में पाए जाते हैं कि आप गोबर स्नान करिए, आपको कोरोना नहीं होगा, आप ऑक्सीजन इस प्रकार खींचिए, आपको कोरोना नहीं होगा। और त्रिवेंद्र रावत, एक्स सीएम उत्तराखंड, वो कहते हैं कि कोरोना को भी जीने का उतना ही हक है जितना इंसानों को। जी बिल्कुल।
जी अगर ये किसी दूसरे देश में होते, डेवलप कंट्रीज में होते, तो इन लोगों को मेंटल असाइलम में डाल के जब तक इनकी इलाज किया जाता, जब तक ये ठीक होके नहीं आ जाते। परंतु अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर इन लोगों को प्रमोट किया जाता है और इनके बनाए हुए गोमूत्र को और गोबर की विधि को भारत के कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो वही। और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनमें अवेयरनेस की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सूद, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो बड़ा अहम है, और पहला सवाल भी था मेरा, क्योंकि समय सीमा हमारे पास बहुत ज्यादा कम है और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात को रखें। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 14 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरीके से आपने बताया कि 6 महीने लग सकते हैं इस कोविड को और इंजेक्शन को लगाने के लिए या वैक्सीन को लगाने के लिए, 6 महीने तक लग सकते हैं, तो किस तरीके के, और तमिलनाडु की सरकार ने, तमिलनाडु का उदाहरण भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कि तमिलनाडु की सरकार ने अभी डॉक्टरों को 30,000 रुपए बोनस, और अगर ऑन साइड मरते हैं या कोविड की वजह से रहता है, उनकी डेथ होती है, तो 25 लाख रुपए मुआवजा भी देगी, और 20,000 रुपए नर्स को, 15,000 रुपए टेक्नीशियन को, और 20,000 रुपए जो ग्रेजुएट डॉक्टर हैं उनको भी देने का प्रावधान रखा हुआ है। क्या सरकार की तरफ से डॉक्टरों को कोई विशेष प्रावधान मिल रहा है? आपसे जानना चाहूंगा। पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, जो हमारा आज का विषय है कि कब तक हो जाएगा भारत मास्क मुक्त, और जिस तरीके से वेंटिलेटर नहीं है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह से कोविड और वैक्सीन के ऊपर भी लोगों को ट्रस्ट नहीं है, क्या लगता है डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर सूद, डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो म्यूट है। डॉक्टर साहब आपकी ऑडियो म्यूट है, आपको म्यूट से बटन हटाना पड़ेगा। जी हाँ जी, जी सर। मैं आपको जी ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने प्रश्न उठाया कि आपकी ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात हम कर ही रहे हैं, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बोल चुका हूं कि आपके पास ये प्रेशर आया, ये प्रॉब्लम तो पहले से थी, एक्सपोज हो गई क्योंकि सेकंड वेव पीक पे चली गई और बहुत ज्यादा पीक हो गया। ऐसे ही थर्ड वेव भी आ सकती है, उसका पीक भी हो सकता है, और इसलिए हमको इसकी तैयारी करनी है पहले से। आज की डेट में हमारी ऑक्सीजन और जो प्रेशर है वो कम हो गया है। एक मैथमेटिकल मॉडल था जो आईआईटी ने दिया था पहली वेव में, और ये बताया गया था कि जनवरी के एंड में, फरवरी में वेव खत्म हो जाएगी, और वो हो गई खत्म। सेकंड वेव के लिए हर डॉक्टर ने हर चैनल पे बोला आने वाली है, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 31 मार्च को बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स में जो एलोकेटेड बजट था वो सरेंडर करना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में सरेंडर कर दिया, चीजें खरीदी नहीं कि अब तो ठीक हो गया, और सेलिब्रेशन शुरू हो गया। दूसरी बात यह है कि उसके बाद भी ये जो प्रेशर है इनका आपने खरीद लिया, कई जगह 100 वेंटिलेटर खरीदे गए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं। अब आप ये देखिए होर्डिंग शुरू हो गई, कालाबाजारी वो तो एक साइड है, पर जो आपके पास है उनको यूज कौन करेगा? आपके पास एनेस्थेटिस्ट कहाँ है? आपके पास टेक्नीशियन कहाँ है? मैं जिस हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ वहां पे 1,000 पोस्ट एबॉलिश हो गई, ये एक साल तक किसने नहीं भरी? ब्यूरोक्रेसी ने नहीं भरी, और अब क्योंकि वो भरी नहीं है इसलिए गवर्नमेंट का रूल है, अबॉलिश होगी आपकी 1,000। अब आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, आपके पास वेंटिलेटर अगर पड़े हैं और टेक्नीशियन नहीं है, आप क्या करेंगे? उनको ट्रेनिंग नहीं है। तो ये एक मैन पावर क्राइसिस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस भी है। और जो वैक्सीन के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके हाथ में जिसको कंट्रोल करने के लिए, वो वैक्सीन भी नहीं है आज की डेट में, और उसको लाना है 6 महीने। मैंने आपको बोला कि लग सकते हैं हमारे नंबर को, और उसके बाद जो म्यूटेशन हो रहे हैं, पब्लिक का बिहेवियर है, पब्लिक भी लैक्स हो गई थी, पब्लिक को भी सेंसिटाइज करने की बहुत ज्यादा दोबारा जरूरत है। अभी काफी लेसन मिल चुके हैं सबको। और जहां तक आप कह रहे हैं कंपनसेशन की, आप डेथ के बाद कंपनसेशन देते हैं। मैं आपको बताऊं कि
RT-PCR जो टेस्ट है उसमें 70% पॉजिटिव आता है और फॉल्स नेगेटिव आता है 30%। और जब एक डॉक्टर की या हेल्थ वर्कर की डेथ हो जाती है जिसका RT-PCR नेगेटिव था, उसका चेस्ट CT भी पॉजिटिव है, उसके सिम्टम्स भी पॉजिटिव हैं, और डेथ के बाद वो कहते हैं आपका प्रूफ केस नहीं, आपको नहीं मिलेगा, हमारे ड्राइवर को नहीं मिला, एम्बुलेंस ड्राइवर को। और जिसको आपने मैन पावर नहीं रखी, टेम्परेरी एडहॉक रखा हुआ है, उनको तो कवर ही नहीं कर रहे जो आप सारे कंपनसेशन बोल रहे हैं, उनको तो आप कहीं गिन ही नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर्स को इंसेंटिव, आप एक बात बताइए कि पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स जो पोस्ट हुए हैं, सिलेक्शंस में आए हैं, नीट की परीक्षा में आए हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं अब उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे एक्स्ट्रा टेन्योर का ना तो हमारा फाइनल एग्जाम लिया जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, और वो कह रहे हैं हम अपने घरों से दूर हैं, एक साल से फैटीग हो गए हैं काम करते हुए, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी जा रही। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने में प्रॉब्लम है, मैन पावर में प्रॉब्लम है, पॉलिसीज हमारी ठीक नहीं है, हमारे को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है, नी जर्क रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम सामने, ऑक्सीजन आई, सारी दुनिया ऑक्सीजन के बारे में बात कर रही है, विदेश भी हमारी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। वेंटिलेटर आया, वो पहली वेव में भी हमने देखा था, एकदम वेंटिलेटर कहाँ से आएंगे, खरीद लो, उनको यूज कौन करेगा? कई जगह खरीदे हुए, कई यूपी के हॉस्पिटल, आपके चैनल्स पे ही दिखाया गया है कि 50 वेंटिलेटर पड़े हैं, वो यूज नहीं हो रहे, आता ही नहीं, कवर से ही नहीं निकाले। तो इस तरीके से हमारे को बहुत समझदारी से इस हैंडल को, इस पूरे प्रॉब्लम को हैंडल करने की जरूरत है, और तभी ऐसा पेंडेमिक कंट्रोल होगा। और ये पेंडेमिक लास्ट पेंडेमिक है ये भी बात नहीं है, ये लास्ट वेव है, सेकंड वेव ये भी बात नहीं है, थर्ड वेव आने को तैयार खड़ी है। पिछले पेंडेमिक जो हुआ था स्पेनिश फ्लू का, 3 वेव आई थी, अभी चौथी भी आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, म्यूटेशन हो गई तो कुछ और भी गड़बड़ हो सकती है। तो इस तरीके से हमको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। और पैसे की बात जो आपने बीच में की थी, GST और वो, अभी तो आपने पोलियो वैक्सीन में जब इरेडिकेशन शुरू किया, आपने किसी को चार्ज किया था क्या? आपने सब जगह फ्री वैक्सीन दी थी। आपकी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो कह रही है हमारे 3 लाख डॉक्टर हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो हम लोग इमीडिएटली शुरू कर, आप हमको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास मैन पावर मिल रही है आपको, पर आप देने को तैयार नहीं। वो आप कह रहे हैं कि वो तो लूट लेंगे, अरे वो तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, आप उनको मौका मांग रहे हैं, बिना चार्जेस के मांग रहे हैं, तो आप उनको दो, आपकी वैक्सीन की कॉस्ट भी कंट्रोल होगी। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मान लो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे को कंफर्ट चाहिए, जो लोग अफोर्ड करते हैं वो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में भी तो जाके एडमिट होते हैं, उनको वैक्सीन लेने दो, अगर वो महंगी लेने को भी तैयार है वो ले लेंगे, क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? आप तो गवर्नमेंट के सारे सेंटर, IMA की तरफ से, NGOs की तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। फिर भी कई लोग लाइन में नहीं लगना चाहते, कई लोग इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, तो हर तरह से वैक्सीन जैसे भी देनी है आपको वैक्सीनेट करना पड़ेगा। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये मेडिकल क्राइसिस जो आई है, ऐसी क्राइसिस आगे से ना हो, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो लोग फैटीग हो चुके हैं, उन लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है। डॉक्टर ने, हमारे मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया कि मैंने इतने लोगों को CPR दिया, मैं बचा नहीं पाया, उसने सुसाइड कर लिया। तो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स की आम पब्लिक से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, डेथ्स ज्यादा हो रही हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा हो रही हैं, और वैसे भी डॉक्टर का लाइफ स्पैन बाकी की पब्लिक से 5-7 साल कम होता है, नॉर्मल पेंडेमिक में नहीं, वैसे भी। तो इस तरीके से जो हेल्थ वर्कर, और जहां तक बाबा रामदेव जैसे लोगों की जो बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो लोग बिना किसी एविडेंस के और फॉल्स एविडेंस के, उन्होंने क्या बोला कोरोना को लॉन्च करते हुए, हेल्थ मिनिस्टर थे, गडकरी थे, उनके सामने उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स का मेडिकल टेररिज्म हम खत्म करेंगे। जी। मैं आपको एक बात याद करा दूं कि 25 साल पहले डॉक्टर मिस्टर मधुसूदन दयाल थे ब्यूरोक्रेट, और उन्होंने
ऑफ इंडिया में लेटर टू एडिटर लिख दिया था कि डॉक्टर्स टेररिस्ट लाइक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहे थे और अपने राइट्स के लिए। और उनको MS दयाल को एडिशनल सेक्रेटरी से फोर्स लीव पे भेज दिया गया था। ही वाज पनिश। सेक्रेटरी थे आर श्रीनिवासन, हेल्थ सेक्रेटरी, उनको 18 दिन पहले रिटायर होने से OSD बना दिया गया था, रिफ्यूज कर दिया गया था। तब मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर आप इसको टाइट नहीं करेंगे, ये आपको आएगा नहीं उनको टाइट करना। उनको अगर वो लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो लोग अगर अपने इंटरेस्ट के लिए उनको यूज करेंगे, अपने डिलीवरी ऑफ द पॉलिसीज के लिए डिलीवर नहीं, उनको यूज नहीं करेंगे, तो डिजास्टर्स तो होंगे ही। तो इसलिए हमको पूरे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। और सारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर, नर्सेज, आपके वार्ड बॉयज, जो कि बहुत शॉर्टेज में है इस टाइम, वो दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारे इन्फेक्टेड हो गए हैं और कई लोग इन्फेक्शन होके घर चले गए हैं, और जो मेडिकल पर्सनल है उनके घर वाले इन्फेक्ट हो गए हैं। इसको देखभाल करनी चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए। वैक्सीन सबसे पहले हमारे हाथ में है, उसको जल्दी से हमको लाना चाहिए। और अगर थर्ड वेव को हम रोक पाए या उसको माइल्ड कर पाए, तो हमको हो सकता है इतनी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी ना खले, और जितने हैं उनसे काम चल जाए। जी। सवाल बहुत है, हमारे दर्शक भी लगातार कई सारे सवाल रख रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय सीमा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जिस तरह डॉक्टर सूद ने बताया और डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया और डॉक्टर देवराव ने बताया कि इस वक्त सरकारों को कहीं ना कहीं अपनी कमर कसनी पड़ेगी, और जिस तरीके से ये हो सकता है, जैसे डॉक्टर सूद ने बताया कि ये आखिरी लहर हो जो दूसरी लहर बताई जा रही है, लेकिन अगर इसको ढंग से नहीं लिया गया, इसको सीरियसली नहीं लिया गया, तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लहर भी आ सकती है, जिसकी तबाही से किसी को रोका और बचाया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है, डॉक्टर सूद ने बताया कि सरकारों को डॉक्टरों की भर्ती करनी पड़ेगी, वह बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं, वह काम करने को तैयार हैं, लेकिन सरकारें उन पे ध्यान नहीं दे रही हैं। और ये तमाम चीजें हैं जो सरकार के इंजेक्शनों को, आज जो सरकारी इंजेक्शन है उनको बाहर भेजा जा रहा है। आज 18 साल के बच्चों, कल के अखबार में छपा था कि जो 18 साल का है उसके लिए भी इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। दिल्ली सरकार हाहाकार कर रही है और पूरा देश अभी खाली पड़ा हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। तो सरकारों को कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा और मजबूत हाथों से, ताकि कोविड का जो महामारी है इससे बचा जा सके और भारत जो है पूरा का पूरा मास्क मुक्त हो सके। धन्यवाद सूद साहब, और मैं धन्यवाद करूंगा आप तमाम डॉक्टरों का जिन्होंने इस चर्चा में हमारे साथ भाग लिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।